अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ आते ही कराची वालों की मुश्किलात में एक और इज़ाफ़ा हो जाता है। ये मुश्किल तो वैसे पूरा साल ही चल रही होती है मगर गर्मियों में उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। आप समझ गए होंगे कि मैं लोड शेडिंग की बात कर रहा हूँ। लोड शेडिंग का दौरानिया भी बहुत बढ़ जाता है और गर्मी की सख्ती इस कदर शदीद होती है कि उसमें वो दौरानिये का पड़ जाना, भले वो कलील ही मुद्दत का क्यों ना हो, इंतहाई तल्ख़ महसूस होता है। इस मसले की आखिर क्या वजूहात हैं और इसका सद्दबाब किस तरह किया जा सकता है? ये सारी बातें जानने के लिए आज मैंने मदऊ किया एक ऐसी शख्सियत को जो कि इस मामले में ख़ासी जानी-पहचानी है, बल्कि इस सारे मामले में कलीदी किरदार अदा करती रही है। मैं बहुत मशकूर कि उन्होंने मेरे लिए वक़्त निकाला। हमारे साथ हैं आज साबिक़ सरबराह के इलेक्ट्रिक जनाब मुनिस अलवी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला मेरे लिए। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर एब्सोल्यूटली माय प्लेज़र। क्या मसरूफ़ियात में आजकल कहाँ हैं और के इलेक्ट्रिक क्यों छोड़ दी? के इलेक्ट्रिक और आपकी तो यानी कि यूँ है कि रिकॉग्निशन फेस हैं आप उसके। इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि जो जिसकी वजह से लोग जानते हैं वो ये कि आई स्पेंट ऑलमोस्ट 18 ईयर्स एट के इलेक्ट्रिक। मैं जॉइन किया था 2008 में एंड आई जॉइन के इलेक्ट्रिक एज हेड ऑफ ट्रेजरी। और फिर उसके बाद पहले कंपनी सेक्रेटरी बना, फिर उसके बाद सीएफओ बना, और फिर उसके बाद 2018 के अंदर मैं सीईओ बना था। तो इतनी लंबी एसोसिएशन के अंदर होता ये है कि फिर आप लोगों से मिल रहे होते हैं, चाहे वो अ, आपके अपने लोग हो। हमारी माशाल्लाह जो कि इलेक्ट्रिक है उसमें तकरीबन इस वक़्त भी 12,000 लोग तकरीबन लगभग डायरेक्ट काम करें, और फिर उसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी तकरीबन कोई 2 ढाई हज़ार होंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ अराउंड 15,000 पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो आप जब आप इतना अरसा गुज़ारते हैं तो लोग से आपकी मुलाकात होती है, लोग आपको देखते हैं तो वो जानना शुरू कर देते हैं। फिर कराची शहर के अंदर इस पूरे पीरियड में बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। एक दफ़ा तो चीफ जस्टिस ने मुझे हाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे अदालत में कहा था कि तुम टीवी पे बड़े भाषण देते हो। ये तो अब मशहूरी तो फिर हो ही जाएगी। और जहाँ तक छोड़ने का सवाल है, देखिए आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अ, यानी जब मैंने जॉइन किया था और जब मैंने छोड़ा तो बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक के अंदर रेवोल्यूशन चीज़ें आ चुका था। काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। देखिए रेवोल्यूशन मैं ये कहूँगा, ये कह रहा थोड़ा-सा गलत होगा कि खाली मेरे पीरियड में जो चेंजेस थे ना वो तो तकरीबन 2010 पे शुरू हो चुके थे। राइट। क्योंकि उस वक़्त जो है इस कंपनी में तकरीबन आप समझ लें कोई 21,000 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग थे ना वो थे। 18 साढ़े 18,000 लोग तो सिर्फ़ के इलेक्ट्रिक में थे। आई सी। और उनमें से जो मैनेजमेंट के लोग थे ना वो थे खाली कोई डेढ़ 2 हज़ार। हुँ, बाकी सारे जो आप समझिए कि अगर 18,000 टोटल एम्प्लॉइज़ थे और उसमें से डेढ़ 2 हज़ार, तो कोई आप समझ लें कि 15-16 हज़ार जो है ना वो नॉन मैनेजमेंट है। तो अगर जो है ना आज ये तकरीबन 12,000 है, तो ये काम खाली मेरे टेन्योर में नहीं हुआ, मुझसे पहले भी हुआ। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई थी ना वो 2010 9-10 से शुरू हुई थी। और अल्लाह का शुक्र है जब मुझे के इलेक्ट्रिक की सीईओ की पोज़ीशन मिली तो बहुत सारे काम हो चुके थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि यू 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 कैन नॉट ड्रॉप द बॉल। हुँ, ठीक है ना? आपको उसको लेके आगे जाना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मेरे पीरियड में भी काम हुआ। मगर हाँ, ये मुझे ज़रूर मैं कहूँगा कि जो पहले वाला भी था तो मैं किसी न किसी फ़ॉर्म में उस जर्नी का हिस्सा रहा, हाँ, जो स्टार्ट हुई थी 2009 से, जब अबराज ने के इलेक्ट्रिक के अंदर इक्विटी ली थी और उसके बाद उनके लोग काम करने शुरू हुए थे। और इनिशियली नवीद इस्माइल साहब से होते, उसके बाद ताबिश गौहर ने तकरीबन एज़ सीईओ और फिर उसके बाद एज़ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को तकरीबन 5 साढ़े 5 साल काम किया था। और हमने बहुत सीखा उनसे। मगर उस वक़्त भी काम उस वक़्त शुरू हो चुका था। तो मैं इस बात का क्रेडिट नहीं लूँगा कि सारा काम मैंने किया। मैं उस वक़्त एक टीम का हिस्सा था हुँ। और 2018 से लेकर के 2026 तक, फ़रवरी तक मैं आई वाज़ द सीईओ ऑफ द कंपनी। वंडरफुल सर। सर यहाँ पे एक बहुत बुनियादी बात पूछना चाहूँगा ऑल्दो आप फाइनेंस के आदमी हैं मगर एक बहुत बुनियादी बात जो शायद हर कराची में रहने वाला आपसे पूछना चाहे, वो ये कि देखिए ये एक लाइफ नेसेसिटी है। मैं सर ऑल्दो ये डिबेट होती है कि प्राइवेटाइज़ेशन होना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर को कंटिन्यू करना चाहिए, मगर और मैं इस डिबेट के फॉर अगेंस्ट दोनों रहता हूँ कंसिडरिंग कि टॉपिक क्या चल रहा है। बट जब मैं हेल्थ, एजुकेशन और ऐसी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की बात करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इट शुड बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज़
जब फ़र्ज़ करें किसी के घर लाइट नहीं आ रही, मगर अब हीट वेव का वक़्त चल रहा है और जो है वो उसकी जान जाने वाली है, उस वक़्त क्या ज़रूरी है कि उसने बिल पे किया हो या उसको बिजली दी जाए? इस बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि क्या इसको एक अर्निंग एंटिटी बन जाना चाहिए था? इसका शॉर्ट जवाब है हाँ। हुँ, हुँ। ठीक। और काफ़ी आपका जो सवाल है ना ये लोडेड क्वेश्चन है, तो इसका जवाब अ, मैंने एक तो कहते हैं ना कि आपने पहले जवाब दे दिया कि बॉटम लाइन ये है। हुँ। नाउ मैं आई विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट। देखिए, हुकूमत जो है ना वो पॉलिसी बना सकती है। बिल्कुल सही। यस। और बिज़नेस रन करना बिज़नेस रन करने वालों का काम है। वो ब अब वो बड़ी ऐसी मैं ये नहीं कहूँगा वो बेरी है, लेकिन आपको बहुत जगह सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट्स बिज़नेस इज़ नॉट टू रन बिज़नेस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इट्स टू एडमिनिस्टर ओनली। जहाँ तक बिजली का सवाल है, अ, मसला ये है कि आप जब बिजली बनाते हैं, तो उसकी एक कीमत होती है और जब उसको बेचते हैं, तो वो पैसे रिकवर करने होते हैं। जब आप वो पैसे जो रिकवर कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएँगे, तो आप पेमेंट कहाँ से करेंगे? चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कोई प्राइवेट इदारा। बिल्कुल। मसला सिर्फ ये है कि बिकॉज़ ऑफ मेनी रीज़न्स एंड अगेन आई डोंट वांट टू गो इंटू दोज़ डिटेल्स राइट नाउ, बट अनफॉर्च्यूनेटली इलेक्ट्रिसिटी इज़ एक्सपेंसिव। एक बात। दूसरी बात ये कि जिन आप तबकों की बात करें जहाँ पे कि लोड शेडिंग भी हो रही है और मैं हीट वेव की तरफ भी आऊँगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको फुल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है। उनका रेट इज़ सब्सटैंशियली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसीलिए जब आप इंडस्ट्री को भी देखते हैं टू सम एक्सटेंट अब कम कर दिया है, लेकिन पहले इंडस्ट्री, कमर्शियल और जो हाई एंड कस्टमर्स हैं, उनका जो टैरिफ है, वो कॉस्ट ऑफ जनरेशन से ज़्यादा है और वो उन लोगों को जो कि 200 यूनिट या 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं बिजली, उनको एक क्रॉस सब्सिडी देते हैं। हुँ। यानी अगर आपका रेट है मिसाल के तौर पे इस वक़्त पीक तकरीबन ₹48, तो ₹48 इज़ नॉट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर कोई आदमी आपकी समझें कि 300 यूनिट कंज़्यूम कर रहा है, तो उसका रेट ₹20 से भी कम हो जाता है। तो अच्छा, जब आप ये क्रॉस सब्सिडी उसको दे देते हैं एज़ क्रॉस मतलब अलीप साहब पे करेंगे तो मोने सैलरी को सब्सिडी मिल जाएगी। हुँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी सब्सिडी दे रही है हुँ। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो फिस्कल स्पेस है ना, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम ये सब्सिडी दे सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप उसको बिजली दिए चले जा रहे हैं और सामने चोरी हो रही है या पेमेंट नहीं आ रही, तो इनएडवर्टेंटली ये जो फिस्कल स्पेस है ना, ये कम होनी शुरू हो जाएगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास फिर या तो अगर उसके पास जो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो उसको काटेगा और वो इसको फिल करेगा ऐसे, क्योंकि बिजली बनी तो उसकी कॉस्ट आ गई ना। अगर 100 रुपए की कॉस्ट आई, 100 रुपए की बिजली डिस्ट्रीब्यूट हुई और पैसे आए 80, तो ये 20 रुपए कहीं ना कहीं से तो फंड करना पड़ेगा, वरना क्या तो गैस की पेमेंट नहीं होगी या तेल की पेमेंट नहीं होगी या कोल की पेमेंट नहीं होगी। वो जो पावर प्लांट्स हैं उनको पेमेंट नहीं होगी तो वो नहीं चलेंगी। अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं चले, तो फिर अदीब साहब जो है ना, वो तो पेमेंट कर रहे हैं, मगर मोने सलवी साहब पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अब अदीब साहब की बिजली भी जाना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो पावर प्लांट बंद हो जाएगा। तो ये निज़ाम जो है ना, ये ठीक नहीं है और क्योंकि इन लॉसेस को कम करना या एफिशिएंसी लाना, ये गवर्नमेंट के लिए ज़रा मुश्किल काम है। प्राइवेट सेक्टर में जैसे फिर के इलेक्ट्रिक की एग्ज़ाम्पल अगर आप लेना चाहेंगे, तो जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज़ हुई थी, तो 2007, 8, 9 के अंदर जो केई के ऑफ़िसेज़ हुआ करते थे और जो आज हैं, जिस किस्म की अगर आप डिजिटाइज़ेशन देखेंगे जो उस वक़्त थी, जो आज है और अगर आप आज केई की डिजिटाइज़ेशन को कंपेयर करेंगे विद अदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और मैं तो बड़े दावे के साथ कहूँगा कि इवन इंटरनेशनली आपको एक बहुत ज़बरदस्त फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है ना? जिस तरह ओवरऑल रिकवरी या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इम्प्रूव हुए, जिस तरह से हमारे मैं कहूँगा जो एफिशिएंसी आई है, ये शायद गवर्नमेंट के लिए मिलना बड़ा मुश्किल है। और आखिरी बात ये कहूँगा, जैसे आपने कहा कि हीट वेव, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग जब मैं था, तो हम अपने बोर्ड को ये बात समझाई थी और हमारे बोर्ड ने ये एग्री की थी कि जब हीट वेव एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाएगी, और हमने ये डिसाइड किया था उस वक़्त
कि अगर 45 डिग्रीज सेल्सियस फील्स लाइक होगा, हुँ, जी। फिर जो है ना, लोड शेडिंग नहीं हो सकती। हुँ, हुँ। हुँ, और हमने उनको यही समझाया था अपने बोर्ड को कि देखिए, वी आर अ कमर्शियल एंटिटी बट विद अ सोशल सर्विस। हुँ, तो इंसानी जिंदगी को इंडेंजर करके लोड शेडिंग नहीं कर सकते। तो ये हुआ था, आप बिल्कुल यकीन है कि अभी भी होगा। हुँ, ये कोई मेरा फैसला या मुने सर भी थे तो ये हो रहा था और कोई और होगा तो ये नहीं होगा। ये एक ज़िम्मेदारी का एहसास है, जो कि केई की मैनेजमेंट को उस वक़्त भी था, अब भी है और आगे भी होगा। और आगे भी जब 45 डिग्री सेल्सियस तो फ़ील्स लाइक होगा, तो उस वक़्त कराची शहर में लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी रिगार्डलेस ऑफ लॉसेस। किसी जगह पे तो हमें ऐसे-ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पीएमटी से ऊपर 5% रिकवरी है। हाँ, उनकी कंजेशन इतनी है कि हम नहीं जा सकते वहाँ पे, या जो भी मसाइल हैं, हुँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मसलज बट जब 45 डिग्रीज़ फ़ील्स लाइक होता था ना, तो उनको भी बिजली पूरी मिलना शुरू हो जाती, और उसका नुकसान होता था। और मैं आपको ये कहूँगा, ऐसा नहीं था कि कोई अ, हमें इस पे कोई जिसको कहते हैं, कोई सामने से किसी ने रोका, हमारे बोर्ड ने भी कहा कि ओके, गो अहेड, करें, आप ऐसे ही करें। तो वो जो आप वाली बात है कि आप प्राइवेट का हैं, तो आप क्या बिल्कुल कमर्शियल नहीं चलाते? इसका जवाब है नहीं। ओ तो और यही चीज़ है जो कि जब भी प्राइवेटाइज़ेशन होगी, जो भी लोग होंगे, क्योंकि वो इंसान होंगे, तो वो इस किस्म के फैसले करेंगे। और अभी भी हम प्राइवेट होने की वजह से, जब कोई आदमी आता था और उसके ड्यूज़ होते थे, तो हम उसको डिस्काउंट भी देते थे, उसको इंस्टॉलमेंट्स भी देते थे। आप आज गवर्नमेंट में देखेंगे ना, तो जितनी डिस्काउंट केई देती थी, वो शायद दूसरे डिस्कोज़ दही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं दे पा रही, क्योंकि वो सरकारी हैं। हुँ, हमें कोई इस बात का डर नहीं होता था कि हमने डिस्काउंट दे दिया तो कोई हमें पकड़ लेगा। वहाँ पे क्योंकि वो सरकारी है, तो उनको इस बात में ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एफिशिएंसीज़ आएँगी, और जब एफिशिएंसीज़ आएँगी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, तो या तो लोगों को बिजली सस्ती मिलेगी या गवर्नमेंट की सब्सिडी कम होगी। दोनों का मुल्क पे अच्छा असर। ओके। सर मैं यहाँ पर एक बात समझना चाहूँगा आपसे कि हमने ये देखा कि जैसे ही हमारे पास बिजली ज़्यादा हुई, महंगी हुई, तो हमारे पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जो है वो अपना बिजनेस यहाँ से रैप अप करके बांग्लादेश शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही थी बिजली की वजह से, वो वहाँ पे कम थी। क्या आप कोई फैक्टर आइडेंटिफाई कर पाए, सिंस मैं समझता हूँ बांग्लादेश में ओवर पॉपुलेशन भी हमारी तरह है, कुछ डायनामिक्स भी उसके हमारी तरह है, क्या फैक्टर्स है कि उनके पास बिजली सस्ती है वगैरह हमारे पास हो महंगी? देखिए, हमारे पास जो है ना बिजली महँगी जो हुई है ना ज़्यादा, वो पिछले कुछ सालों में हुई है, वरना हमारा बिजली बहुत कम थी। और जब लोग यहाँ से मूव करे थे, जो भी लोगों ने किया था, उनकी शायद रीज़न्स और भी थी, जी, जी, जिसकी बिल्कुल। वजह से वो पाकिस्तान से कहते हैं आए, मैं जी, मैं और समझ भी गया। डाइग्रेस कर जाएँगे। आई डोंट थिंक कि वो पाकिस्तान से, क्योंकि ये बट ये भी सर आइडेंटिफाई इस फैक्टर को भी लोग करते हैं कि जी बिजली हमें देखनी थी। ये जो टेक्सटाइल है, जो बड़ी टेक्सटाइल है, वो तो सारे कैप्टिव पे चलते थे। उनके पास गैस थी, जो कि दुनिया में इतनी सस्ती गैस कहीं नहीं थी। और मैं कह रहा हूँ, इसमें एक रिसर्च की ज़रूरत है कि जो लोग वहाँ गए, वो यहाँ किस फ्यूल पे बिजली बना रहे थे। ये तो अगर आप देख रहे हो, तो पिछले कुछ 2-3 साल में जब आईएमएफ ने बहुत प्रेशर दिया है, तो फिर कैप्टिव को जो है ना मतलब गैस बंद की गई है, हुँ, और वो पावर सेक्टर को मिली है, इंडिविजुअल्स को मिली है, और जो लोग अभी भी कैप्टिव चला रहे हैं, उनके ऊपर लेवी लगाई गई है, ताकि उनकी मतलब या तो उनको कंपेल किया जाए कि वो ग्रिड की तरफ वापस आ जाए। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, आई थिंक जिसकी वजह से ये शिफ्ट हुआ है, वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, राइट, जो कि पाकिस्तान में हाई है, और बांग्लादेश में शायद चीपर है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन बांग्लादेश में क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये शिफ्टिंग पिछले 3-4 साल में नहीं हुई है। हुँ, ये तो शिफ्टिंग हुई है 10-15 साल जी, पिछले। हुँ, और अगर आप उठा के देखेंगे, तो मेरे ख्याल में जो बिजली का जो टैरिफ है, वो 2021 तक जो आज जाएगा ना, एग्ज़ैक्टली, इसका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 30-40% था। सो ये 2022, 23, 24 में, बल्कि इनफैक्ट ये इंक्रीज़ तो हुआ था मोर देन, मेरे ख्याल में 18-19 रुपए से ये किया है कुछ 40 रुपए तक, अब तो थोड़ा कम हुआ है। हुँ, तो और अगर मैं 2008, 9, 10 की बात करूँ, तो पेट्रोल का टैरिफ तो 8-9 रुपए था। तो टैरिफ जो है ना, वो अ, मेरे ख्याल में
रीज़न नहीं था, बाकी हाँ, दूसरे रीज़न्स थे, फॉरेन एक्सचेंज की, लेबर जो है ना मेरे ख़्याल में वहाँ बहुत सस्ती थी, पाकिस्तान में लेबर महँगी थी। सिक्योरिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लोग बाहर नहीं बांग्लादेश नहीं गए थे मेरा ख़्याल है। हाँ, इसी और तो बजाय मैंने जब भी लोगों से क्वेश्चन करना किया, क्वेश्चन इस बारे में किया, तो उन्होंने हमेशा आइडेंटिफाई करा कि जी बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर सस्ता पड़ रहा है, वेयर ज़्यादा, इसलिए हम चलेगा। और उससे एक है ना और एक क्वेश्चन पैदा होता है कि फर्ज करें कि अगर बिजली सस्ती होने से आप मुल्क का जीडीपी इंक्रीज कर सकते हैं, वेयर एज आप उसको उल्टा कर लें, अपने मुल्क की आपने बिजली अगर महंगी कर दी तो प्रोडक्शन कम हो गई, तो जो कंज्यूमर पैसे नहीं दे रहा था पहले, उसकी मजीद पावर ऑफ पेइंग द बिल कम हो गई। तो ये तो हम एक नहीं, बात ये है कि बिल्कुल ऐसे ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिजली की कॉस्ट आ रही है ₹100 हम्म, और उसके बहुत रीज़न है, चाहे आप कहें कि वो इम्पोर्टेड फ्यूल की वजह से है हम्म, या कैपेसिटी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई है बिकॉज़ यूटिलाइज़ेशन नहीं है। तो जब वो कैपेसिटी कॉस्ट को चार्ज किया जाता है, तो वो बिजली की कीमत को बढ़ा देता है। ये 2 फैक्टर्स हैं बेसिकली जिनकी वजह से बिजली महँगी हुई है। ये फैसला कि अगर बिजली की कॉस्ट 100 आ रही है और हम बिजली को 50 में बेचेंगे, तो ये ₹50 फंड कहाँ से होंगे? तो इसकी फंडिंग का प्रॉब्लम है या अगर हम ₹50 की बेचें, तो हमारा जो जीडीपी है वो इतना हो जाएगा कि हम इस ₹50 को उस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने ये सारा कुछ आई वांट टू गिव दिस क्रेडिट टू देम कि उन्होंने ये कैलकुलेशंस की होंगी और उसके बाद ये फैसला किया होगा कि ग्रोथ बाद में देखेंगे। इस वक्त जो है ना वो फंडिंग का मसला सॉल्व था। और दूसरी बात ये देखेंगे आप आईएमएफ प्रोग्राम में ना, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, ये वाले फैसले जो है ना ये आईएमएफ की मर्जी के बगैर आप नहीं कर सकते थे। जो लेंडर होता है ना वो फिर जब आप लोन लेते हैं ना, और हम केई में भी अगर लोन लेते थे ना, जब हमने आईएफसी और इनसे एडीबी और दूसरे ऐसे इदारों से लोन लिए थे, तो वो उसमें इतनी कंडीशंस होती हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये बोरोइंग नहीं कर सकते, आप फलाना ये करेंगे। सो फिर अब जैसे अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अखबार में आया था कि जो ऑटो पॉलिसी है वो अभी कैबिनेट में जा रही है। मगर कैबिनेट में जाने से पहले आईएमएफ उसको देखेगा। वो ये देखेगा कि जी क्या आप सीपीयू के ऊपर ड्यूटी कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 2030 तक आप क्या लेके जा रहे हैं? सीबीयू क्या होगा? सीकेडी पे क्या होगा? किस तरीके से आप इम्पोर्टेड कार्स को अलाउ करेंगे? कॉम्पिटिशन कैसे क्रिएट करेंगे? लोकल प्रोडक्शन कितनी होगी? यार तुम आईएमएफ हो, तुम्हारा क्या काम है इससे? मगर क्यों उन्होंने आपको लोन दिया हुआ है और उनकी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। सो ये वाली जो चीज़ है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है कि एक आदमी आपको लोन दे रहा है, तो वो कह रहा है, "यार मैं तुम्हें अगर 2, 4, 5, 6, $7 बिलियन दूँगा, तो तुम ये नहीं कर सकते कि तुम इस पैसे को खर्च कर दो, लोगों को सस्ती बिजली देने के लिए। तुम्हें ये खर्चा करना है, तुम्हें डिफेंस के लिए करना है या ग्रोथ के लिए करना है या तुम्हें हेल्थ के ऊपर करना है, एजुकेशन पे करना है।" ये भी आपको जाके उससे डिस्कस करना पड़ता है कि बजट जब बनता है तो बजट मैं आई कैन सबको पता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि आईएमएफ उसको देखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद में 5 लोग कमरे में बैठे हैं, बोलेंगे यार ठीक है, ₹100 की कॉस्ट आ रही है लेकिन हमें क्योंकि ग्रोथ चाहिए, तो ये हम ₹75 की बिजली बेचेंगे और ₹25 को हम खुद से फंड करेंगे। अ, और ये भी आई एम श्योर आपको पता होगा कि जब हम ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो ग्रोथ को जो है ना रोक देते हैं। वैसे ही। क्योंकि जब ग्रोथ होगी ना अगर, तो फिर इसका मतलब है कि एलसीज खुलेंगी, हम्म, फिर रॉ मटेरियल भी इम्पोर्ट होगा, हम्म, आपकी जो डॉलर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी हम्म, और डॉलर आपके पास थे नहीं, तो जो जब ये मल्टीलैटरल्स होते हैं या ये आईएमएफ इस किस्म के इदारे होते हैं, ये चाहते ये हैं कि आप अपने रिजर्व्स बिल्डअप कर लें, भले ग्रोथ ना हो। और जब भी लोग ऐसे और उसके बाद जब आप एक स्टेबिलिटी पे पहुंचते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अब ये बात हो रही है कि ना हमारे पास अब रिजर्व्स ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह,
और अब हम जो है वो ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। तो फिर उसकी एक लिबरलाइज़ेशन की पॉलिसी आएगी। इस पे कि आपको इंसेंटिव दिया जाएगा कि आप इंडस्ट्री लगा लें, आप एक्सपोर्ट कर लें, आपको टैक्स ब्रेक भी मिल जाएगा, आपको ड्यूटीज़ में छूट भी मिल जाएगी। तो वो फ़ेज़ जो है ना वो अब आना शुरू होगा। इट इज़ फॉलोड बाय फ़ेज़ जहाँ पे आपको बाँध दिया जाता है। तो वाह! उस बाँधी वाले फ़ेज़ में ना ये नहीं हो सकता कि जीडीपी की वज़ह से आप इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा कॉस्ट को फंड करना शुरू करें। बहुत खूब। सर कि इलेक्ट्रिक की पोटेंशियल कितनी है? क्या वो पूरे कराची को और एट लेट्स सपोज़ कि आप इस वक़्त सारी लाइन लॉसेस खत्म हो जाएँ। आइडियल बात कर रहा हूँ, ख्वाबिज़ दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगर अगर पूरा कराची जो है वो बिल अपने वक़्त पे दे दे, तो क्या पूरे शहर में बिजली बैक वक़्त आ सकती है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जैसे मैंने आपको कहा कि जब 45 डिग्री सेल्सियस जी। फ़ील राइज़ होता है जी, तो बिल्कुल। हमने पिछले साल लोड शेडिंग एग्ज़ाम की थी। तो इसका मतलब है कि हम पूरे कराची को बिजली दे रहे थे उस वक़्त। हुँ, हुँ, हुँ। और एज़ ऑफ टुडे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में ये कैपेबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। हाँ, इसके अंदर कोई फ़ोर्स मेजॉर्स वाला हो सकते हैं, जैसे कि इस स्टेज पे अगर कतर ने कहा है कि मैं गैस नहीं दे सकता, तो गैस नहीं आएगी तो गैस का प्लांट नहीं चलेगा। तो वो एक शॉर्टफॉल क्रिएट हो सकता है, जो पूरे मुल्क में हो रहा है। आपने देखा ही होगा कि कराची में अल्लाह का शुक्र है अभी भी इतनी कोई लोड शेडिंग है, वहाँ है। वहाँ लोड शेडिंग होगी भले आपके पास सारी चीज़ अवेलेबल हो। बिकॉज़ उसकी डायनामिक्स हैं कि वहाँ पे लोग या तो चोरी ज़्यादा कर रहे हैं या पैसे नहीं दे रहे। और बाकी जगहों पे जहाँ पे लोग पैसे दे रहे हैं और चोरी नहीं हो रही, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। लेकिन इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया वहाँ पे इस वक़्त काफ़ी लोड शेडिंग हो रही है और रिगार्डलेस ऑफ लाइन लॉसेस और रिकवरी हो रही है। तो कराची अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ वैसे पे देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह के इलेक्ट्रिक जो है वो पूरे शहर को बिजली दे सकता है और लाइन लॉसेस को ज़ीरो होने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, देखिए आपको ना मतलब दुनिया में भी आप शिकागो में भी ना ज़ीरो नहीं होंगे लाइन, जी, सर। है ना कुछ टेक्निकल लॉस ज़रूर होगा। तो वो जो टेक्निकल लॉस है ना वो कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी होती है और वो टैरिफ आपको अलाउ करता है। तो जो आपको टैरिफ अलाउ करता है, अगर उतनी या उससे थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे आपके लॉसेस हैं, तो उसका मतलब है कि आप यू आर फाइन इन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू द सिटी। हुँ। तो ये कैपेबिलिटी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। सर तो इससे मुझे ये इंडिकेट हो रहा है कि बिजली जो काटी जाती है वो एक प्यूनिटिव मेजर है, एक पनिशमेंट है। सर क्या इसके अलावा कोई और फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हो सकती है जो दे सकें? क्योंकि मैं सर इसकी बात मैं जो बनाया ना एक मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ सर, अल्लाह के फज़ल से हकीकत में मैं एक बात और ये क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ कि शायद 2007 से मैं नहीं जानता कि बिजली कब जाती है, अल्लाह का शुक्र है मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ वो लाइन लॉसेस से फ्री एरियाज़ थे। मगर सर जहाँ पे बिजली नहीं आती वहाँ पे औरतें जो हैं वो उन्होंने मशीन लगाई हुई होती है, कपड़े सीने के लिए वो घर उससे चला रही होती हैं। सो इंस्टेड कि हम ये पनिशमेंट की शक्ल कुछ तब्दील कर दें, शायद उसको ईज़ हो जाए। यू आर अ सिम्पैथेटिक पर्सन तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। बिल्कुल मैं सिम्पैथेटिक होता हूँ मगर मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जो मैंने शायद कहीं और भी दी थी, लोग कहेंगे वही किसी की बातें करता रहता है। लेकिन आपने भी दुनिया भर में सफ़र किया होगा, मैंने भी बहुत किया। यू हैव टू पे द प्राइस। नहीं, एक और चीज़ भी है, हुँ। जब जहाज़ अ, चलने से पहले जो उनके सेफ्टी अनाउंसमेंट्स होते हैं, उसपे वो क्या कहते हैं? अपनी हिफाज़त पहले तेरा वो कहते हैं, चाहे दुनिया के किसी एयरलाइन में बैठे, है ना? ये कहते हैं, पहले अपने को "व्हेन चाहिए व्हेन द ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप इन फ्रंट ऑफ यू, पुट द मास्क ऑन योर फेस एंड ब्रीथ नॉर्मली। हेल्प अदर्स आफ्टर। व्हेन यू हैव ऑन योर मास्क फर्स्ट।" किसी एयरलाइन में किसी ने कहा कि पहले बराबर वाले के मास्क लगाना, और फिर अपने मास्क लगाना। तो बात ये है कि देखिए, एक चीज़ है कि क्या के इलेक्ट्रिक के पास हुँ, ये कैपेबिलिटी है कि वो हर आदमी जो पेमेंट नहीं कर रहा, हुँ, उसकी बिजली काट अगर काट भी देगा, हुँ। तो क्या कटी रहेगी? क्योंकि कराची शहर में मतलब मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ, वो मतलब मेरे टाइम का है, लेकिन वो कोई सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं होगा कि अगर कराची शहर में कोई 6-7 लाख कुंडे लगे हुए हैं, तो क्या केई के पास कोई जादुई छड़ी। 1-2 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग हैं जो जाएँगे और वो हर 6 कुंडों पे 1 आदमी खड़ा होगा और जैसे कोई ईंटा लगाएगा, वो डंडा लेकर आएगा, बोलेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हटाओ। लोग जब कुंडे उतार भी रहे होते हैं ना,
तो कोई रोकता नहीं है उन्हें। क्योंकि आप एक इलाके में जाते हैं, जहाँ पे कि फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कुल्लास। आप उतार के, आपकी गाड़ी गई, उसने उतारा, वो चली गई। दोबारा जब वो जाती है, शायद जब आखिरी कुंडा उतारा होता है ना, तो पहले कुंडा दोबारा डाला। ठीक। अब आप ये कहेंगे उन 100 लोगों में जो 25 लोग हैं वो तो बिल दे रहे हैं। उन 100 लोगों में जो लोग बिल नहीं दे रहे वो भी मशीनें चला रहे हैं। तो उनके लिए तो कोई सिंपैथी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यार आप चोरी की बिजली में बना रहे हैं। जो लोग पैसे दे रहे हैं और मशीनें चला रहे हैं, उनके साथ हमारी सिंपैथी है कि यार वाक़ई में इनका कोई कसूर नहीं है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा निज़ाम मौजूद है कि खाली उन 25 लोगों को बिजली जाएगी? दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि ऐसा निज़ाम नहीं है। और लोग बहुत बातें करते हैं प्रीपेड मीटर की, इसकी, उसकी। जितनी टेक्नोलॉज़ीज़ अभी तक लगाने की कोशिश की हैं, वो नाकाम हुई हैं और अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं मतलब मुझे पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, जिसपे कि वो इसको लोड शेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे नीचे लाएगा। और अगर आज आप समझें कि कोई 1500 लोगों में से आप 1500 लोगों की लोड शेडिंग करते हैं, तो आप उसको कम करके शायद 100 लोगों पे आ जाएँगे। मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पे कि ये सब चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और मुझे यकीन है वो कर देंगे। बट कि अब सवाल ये है कि यार आप मुफ़्त गोश्त तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुफ़्त दूध तो इस्तेमाल, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सैलानी, ठीक है? या आपको जाना पड़ेगा बैतुल-सलाम अगर वो खाना खिला रहे हैं, या जाना पड़ेगा आपको जो भी ऐसे फिलैंथ्रोपी चल रही है मुल्क में। ठीक। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको घर में करियाने वाला जो है ना, वो मुफ़्त में चीनी, आटा, ठीक, ये सब देना शुरू कर दे। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे। और सैलानी भी तो कोई ना कोई तो पैसे दे रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि वो एक फिलैंथ्रोपी है, जहाँ पे कि वो जाके खा तो खा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अपने घर के अंदर चोरी की आटा, चीनी, दूध, गोश्त दे करके। अब क्योंकि बिजली आपके घर के ऊपर से गुजर रही है, तो कोई मौका मिल गया। अब आप कहें क्योंकि मुझे अपनी मशीन चलाई तो मैं चोरी करके चला लूँ। तो फिर उसका एक्शन यही है, चलाओ, मगर लॉसेस अगर एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा होंगे ना, तो फिर आपको बिजली 24 घंटे नहीं मिलेगी। फिर आप सर, तो इसका मैं इससे आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें उसको प्यूरेटिव बनाना पड़ेगा। मगर क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन भी है? मैं कह रहा हूँ आपसे कि इस अगर फिज़ाल मिसाल के तौर पे इस वक़्त लोड शेडिंग होती है 11,000 वोल्ट के फीडर पे, तो कि जिस पे काम कर रहा था और मुझे यकीन है अभी भी कर रहे होंगे, कि उस लोड शेडिंग को फ्रॉम 11,000 केवी लेवल पीएमटी लेवल पे लाने की कोशिश करें, और कुछ जगह पे हो भी गया। जिसका मतलब ये है कि अगर एक फीडर है, ठीक, ठीक, तो उस फीडर के ऊपर मिसाल के तौर पे 20 पीएमटी लगे हुए हैं, तो उस 20 पीएमटी में से हो सकता है 15 अच्छे हो, 5 खराब हो, या 5 अच्छे हो, 15 खराब हो। तो कई एक निज़ाम ला रहा है जिससे कि इसके बाद उस 20 में से 5 पे शेयरिंग नहीं होगी, सही, 15 पे फिर भी होगी। यानी वो उन 5 को, उन 15 को बंद कर देंगे पार्टिकुलर और फीडर को कुछ खुला रखेंगे। इसमें जो अ, अब यानी ये यकीनन एक लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट तो होगी, मगर उसमें भी जिन 15 को वो बंद करेंगे, उसपे पेइंग कस्टमर्स होंगे। जी, जी, जी। अगर आप फिर वही वाली बात है कि मैं उन थोड़े लोगों को जो पे कर रहे हैं, जब ये कोई कहता है ना कि 2-4 लोगों की वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है, ये बात गलत है। अगर 2-4 लोग होंगे ना, तो उनको बिजली मिल जाएगी, इस बात के बावजूद कि वो पे नहीं कर पा रहे। ये होता उस वक़्त है जब ये रिवर्स होता है। कम तादाद देने वाली है, ज़्यादा तादाद नहीं दे। बात ये कि कमर्शियल इदारा तो ये देखेगा ना कि मुझे लॉस हो रहा है या नहीं। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, 3-4 लोगों की वजह से नुकसान नहीं होता, तो वो कहता है यार चलाओ, नुकसान अब क्योंकि आपको पैसे आ रहे हैं, आपके रिकवरी हो रही है। ये रिवर्स जब होता है ना, तब लोड शेडिंग होना शुरू होता है। मगर सर सवाल मेरा ये था कि लोड शेडिंग करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? देखिए, लोड शेडिंग मिसाल के तौर पे सर टेक्निकल आपको बता रहा हूँ कि यही है ना कि आप अगर आज एक चीज़ है कि आप बिजली और सस्ती कर दें। नहीं, मिसाल मैं यूँ दूँ कि सर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ इस इलाके में हम लोग अगर अपने घर की कोई कंस्ट्रक्शन गलत कर लें, तो वो कहते हैं चलो जी तुम जब तक रह रहे हो तब तक रहते रहो, नो प्रॉब्लम। मगर जिस वक़्त तुम बेचोगे ना, उस वक़्त मैं आके चेकिंग करूँगा और एरियर्स लगाऊँगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 साल तक घर नहीं बेचा, तो मैं 10 साल तक आपको बिजली देता रहूँ? सही। तो अगर मैं 10 साल तक आपको कोई और तरीक़ाकार अगर सोचा गया हो इसमें? इसका तरीक़ेकार ये है कि उसकी बिजली कटनी चाहिए और उसको जब ही जल्दी चाहिए जब वो पैसे दे दे।
जिसके लिए जो सबसे कंड्यूसिव चीज़ है ना, वो है एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। यार, तो हमारे शहर में जब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी, लोगों को इस बात का डर नहीं होगा कि यार अगर हमने कुंडा लगाया तो हमें पुलिस उठा के ले जा सकती है। ठीक है ना? अगर हमने बिल नहीं पे किया तो हमारी बिजली कट जाएगी, और अगर कट गई तो फिर हम बगैर बिजली के होंगे। तो ये दोनों काम आज जो है ना, अ, जब जाहिर बात है, मैं तो इतने इलाकों में भी जाता था, मसला है कि लोग गरीब है। एग्जैक्टली, मैं इसी का मैं वो कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि लोगों के पास बहुत पैसे हैं और वो ले ही नहीं सकता बेचारा। लेकिन अब फिर वही वाली बात करूंगा कि आप उसके इलेक्ट्रिक को ये कह रहे हैं कि तुम बिजली बनाओ, उसकी कॉस्ट पे करो और सामने से रिकवरी मत करो क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। हाँ, तो फिर ये कॉस्ट जो है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है इसको। नहीं भर सकती, हाँ, इसको मतलब जो यूटिलिटी है ना, वो ये कॉस्ट पे नहीं कर सकती। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये अगर गवर्नमेंट चला रही हो ना, वो इस कॉस्ट को लामहला इनकर तो होगी, मगर फिर उसके पास सर्कुलर डेट क्रिएट होगा, फिर उसको सब्सिडीज क्रिएट करना पड़ेगा, और अल्लाह करे कि मुल्क की ये सिचुएशन हो जाए कि हमारे पास इतने पैसे हों कि हम लोगों को फ्री और सस्ती बिजली दे सकें। मगर आज ये सिचुएशन नहीं। आज तो अगर बिजली की और मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये इनकी बिजली, उनकी तो बिजली महंगी भी नहीं है। इसलिए कि अगर जिस आदमी के 200-300 यूनिट है, वो तो यार वो 19-20 रुपए का टैरिफ है उसका। जिसके 200 यूनिट से कम है, उसका तो जहां तक मुझे, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, कोई 9-8-9 रुपए का टैरिफ है। जिसके 100 यूनिट बहुत कम होते हैं। तो मतलब इट इज substantially lowered as compared to the average tariff which is being charged in the country. बट रियलिटी यही है कि इनके पास, मतलब ये हमारी सब बातें करें, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है और जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं। तो ये है मसला, बट इसका सोल्यूशन, सोशल सोल्यूशन जो है ना, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। गेटिंग यू सर। सर, हम इस टॉपिक पे चलते हैं, मगर एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा। वो ये कि हम देखते हैं कि जी, जो हम भरोच के पुल के सामने से गुजरते हैं, वहाँ अक्सर लोग जो है वो धरना देके बैठ जाते हैं। उनके पास बिजली नहीं आ रही होती, धरने के बाद बिजली खोल दी जाती है। ये ब्लैकमेलिंग के कैसे डील करें? ये नहीं है, ये मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने एक मिसाल दे दी, इसी तरह की मिसाल होंगी। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही होता है। देखिए, ये था, आप पता नहीं, मैंने ज्यादा तो नहीं उड़ाई, लेकिन लोगों ने पतंग उड़ाई। सही। तो उसमें होता है ना, कभी खींच होती है, सही। कभी ढील होती है। सही। आप जब इस बिजली बंद करते हैं तो लोग टेबल पे आते हैं। अब वही बात है कि अब आप कैसे नेगोशिएट करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि जब तक सारे पैसे दोगे उस तक बिजली नहीं खोलूंगा? उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं। तो अब आप अगर इस रिक्वेस्ट के साथ जाएंगे कि जब तक मुझे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं बिजली नहीं खोलूंगा, फिर बिजली नहीं खोलेगी, फिर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी और आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि आप यू हैव टू डू दिस, देन यू हैव टू सिट ऑन द टेबल। फिर आप उनसे क्या, अच्छा ऐसा करो, 50% दे दो, किस्तें कर दो, अच्छा ऐसा करो कि पिछले महीने का बिल तो दे दो यार। पुराने पैसे तो बाद में बात कर देंगे, पिछले महीने का बिल तो दे दो यार, आगे की पेमेंट की गारंटी तो कर दो यार। ये एक टैक्टिक है। तो आप अगर आप काटेंगे नहीं ना, तो जब तक यू हैव टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर दोज एरियाज वेयर देयर आर लॉसेस, ताकि वो आपसे आके बैठ के बात करें और फिर वो कोई एक ऐसी डील बनाए जो कि उनके लिए भी बेहतर हो और आपके लिए भी बेहतर। क्योंकि अगर आपने बिजली लगा दी तो क्या होगा? क्या हमेशा बिजली लग गई? आज उन्होंने आपसे डील की, कल को उन्होंने पेमेंट नहीं किया, फिर काट दीजिए। आप तो जैसे आज किया आपने, आप कल भी कर सकते। सर, एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि बचपन में मुझे याद है, जब हमारे पास एक ही सेल्युलर कंपनी होती थी, मोबलिंक होती थी, तो वो अपने हिसाब से हमें चलाया करती थी, और उसके जो है वो रेट जो है, मुझे याद है कि कॉल करना बहुत महंगा समझा जाता था, बड़ी बात होती थी। उसके बाद सर, जब भरमार आ गई कंपनीज की, तो इसलिए सारे पैसे जो है ना धड़ाम से नीचे आ गए, और 2 रुपए में पूरा हफ्ता बात होने लगी। सर, केई का कोई हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। अगर इस बिजनेस में, हालांकि वो एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बनाते हैं, रूम ऑफ अकाउंटेबिलिटी खोल देता है, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास और वेंचर्स हों जिससे हम बिजली परचेज कर सकें, एंड वुड दैट बी बेनिफिट इन द होल इंडस्ट्री?
एंड फॉर द पीपल। देखिए कि ये बहुत बड़ा है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर मैं कहूँगा कि आरोप है कि हम जो है वो मोनोपोली है और इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं क्लैरिफ़ाई करूँगा आपके तवज्जो से भी कि जब 2023 में हमारा लाइसेंस एक्सपायर हुआ था, तो हमने जो नया लाइसेंस जमा कराया था, वो एक्सक्लूसिविटी के बगैर। देवर कॉम्पिटिटर्स। नो, नो, एक प्रोसेस है ना कि क्या कि इलेक्ट्रिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है, क्या वो एब्सोल्यूट ओनरशिप। एब्सोल्यूट है, कोई और नहीं आ सकता, या ये है कि आप आ जाएँ? तो 23 के बाद से और अब तो 3 साल हो गए, जो एक्सक्लूसिविटी थी वो खत्म हो चुकी है। तो मार्केट इज ओपन। मार्केट इज़ ओपन। आप कोई जो आदमी कंपनी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ले और वो बिजली कहीं से प्रोक्योर करे, लोगों को बेच दे, कि वो कोई इतराज़ नहीं। सवाल पैदा ये होता है कि क्या ऐसा हो सकता है? इसका जवाब है नहीं, मुश्किल काम। बिल्कुल। और गवर्नमेंट इसमें बहुत काम करी है, जो आपने सीटीबीसीएम का नाम सुना होगा, जो कि कंपैरेटिव बायलैटरल ट्रेडिंग है, जिसमें कि करीब साहब चाहें तो वो किसी प्राइवेट अ, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बिजली ले सकते हैं, मगर इसमें थोड़ा-सा अभी वक़्त लगेगा। जैसे कि अब इसका जब सवाल ये है कि क्या इसकी वजह से लोगों को महँगी बिजली मिल रही है? इसका जवाब है कि उस रेट पे बिजली मिल रही है, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान चाहती है। जो आपको बिजली का बिल आता है, उसका रेट के इलेक्ट्रिक तय नहीं करता। एक्सक्लूसिविटी भी नहीं है, सही। मगर रेट भी नहीं तय कर सकते। ठीक। रेट हुकूमत पाकिस्तान प्रिस्क्राइब कर। तो एक्सक्लूसिविटी होने से या आज की तारीख में भी कि व्हाइल द ओनली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन कराची कैन नॉट चार्ज इट्स ओन टैरिफ। मोनोपोली कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, जहां पे आप उसको रेट सेटिंग की भी इजाजत खुद दे दें। फिर मैं कहूंगा ऐसी की तैसी हमारी मर्जी है, जो हम चाहे चार्ज करता, जाओ जाके किसी और से ले लो बिजली, तो कोई और होगा नहीं। लेकिन मोनोपोली को कंट्रोल ऐसे ही किया जाता है कि जब उसकी टैरिफ डिटर्मिनेशन, यानी हमारी कॉस्ट कितनी होगी उसकी डिटर्मिनेशन, एंड व्हाट अमाउंट हैज टू बी बिल्ड टू द कस्टमर्स, इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो बिल आपके पास आता है, हम उसमें के इलेक्ट्रिक उसमें एक पैसा भी ना कम कर सकता है, मतलब कम तो कर सकता है क्योंकि हम डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकता। ये हो सकता क्या हो गया, ये मैंने अपनी अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का लगा दिया, आप ये पे करें। इट हैज टू बी एज पर द एसआरएफ। सही सर, तो फिर ये एक मिसनोमर है कि आगे कराची की बिजली ज्यादा महंगी है। बिल्कुल 100% पूरे मुल्क में एक रेट है बिजली। मगर हमारे पास मैं देखता हूँ बिल में जो म्यूनसिपैलिटी अपने वो इजाफा कर वो देती है। एक 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 एमयूसीटी है, एक टैक्स है जो कि रिकवर किया जा रहा है। वो पीटीवी का भी उसी में है। पीटीवी पूरे मुल्क में, हम्म। वो जो है ना, आप ये सपने के अगर आपका 15-20 हज़ार रुपए का बिल आता है तो शायद 200 या 250 रुपए, और डीएसए में तो वो भी चार्ज नहीं होता। मैं क्योंकि डीएसए म्यूनसिपैलिटी क्योंकि उसके वो आता है ना केएमसी की वो नोट होती है। तो जो केएमसी है ना, वो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो ये टैक्स रिकवर नहीं कर पाते, या उनको रिकवरी के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था और हम उनको ये पैसे कलेक्ट करके जमा कराते हैं, उससे वो शहर की डेवलपमेंट करें। और पुरसा अवाब साहब, मैंने कभी जाके तो नहीं देखा, लेकिन मुझे बताया ये था कि वो वेबसाइट पे बताते हैं कि कितनी कलेक्शन है और वो किस तरह खर्च की जा रही है। अम, मैं अब तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहूँगा कि आई थिंक ये इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, और जैसे आपको अपनी सड़कें ठीक होती नजर आए, आपकी सिविक चीजों को बेहतर होना शुरू हुआ है, it's a drop in the ocean. The amount that is paid is other than that, अगर आप देखेंगे तो जो स्लैब्स हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कोयटा हो, they are the same. एब्सोल्युटली सर। सर एक मुझे आपकी पिछली बात से जब आपने मुर्तज़ा साहब की बात की तो एक जॉइंट वेंचर नजर आया म्यूनसिपैलिटी का और के इलेक्ट्रिक का। सर आप कराची आए थे, मैं भी कराची आया हूँ, एक मसले में हम बचपन से परेशान है। शायद मैंने हमेशा सोचा कि शायद के इलेक्ट्रिक जो है वो शायद इस सवाल का जवाब दे सके। जब आप पूरे कराची को बिजली प्रोवाइड करते हैं तो क्या कभी आप नंबर्स ऑफ पीपल इन कराची सेंसस वाला काम कर सकते हैं कि आखिर आप लोग कितने लोगों को प्रोवाइड करें? क्योंकि माशाल्लाह सेंसस जो आता है वो 5 को 2 दिखा देता है, तो कोई आप लोगों के पास फिगर्स हो कि एक्चुअली पॉपुलेशन ऑफ कराची कितनी है? क्योंकि बिजली तो शायद सबको चाहिए होगी। देखिए इसके अंदर
एक पहली बात ये कि हम आपको ये बता सकते हैं कि कस्टमर्स कितने, हम्म। और हम ये भी बता सकते हैं कि रेजिडेंशियल कस्टमर्स कितने। ओके। ठीक है, ये हमें एग्जैक्टली पता है। दो देयर इज दो करोड़ ही है। शायद 2 करोड़ से ज्यादा है। ओके। हमारे पास जो टोटल कनेक्शन है ना, वो तकरीबन, एंड नंबर probably would be hovering around that level, is around 2.7 2.8 मिलियन। फिर चलो उसके तीन बाद तो यही हो गए। फिर उसके बाद कुछ कुंडे होते हैं। ठीक है, तो अगर एक कनेक्शन पे आप लगा लें कि, और कराची क्योंकि सब डेंसली पॉपुलेटेड है, तो 7 से 8 पर कनेक्शन आज लोग बोला जो है ना, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ओके। और सर आप ये 2.8 आपने कनेक्शन बोले? कनेक्शन यानी ये ओके। कस्टमर्स हैं। तो एक ओके। कनेक्शन के ऊपर आपके घर में भी अगर होगा तो 4-5 जी। लोग तो, मतलब Got घर में it. भी 4-5 लोग होंगे। एक दिन में, यस, और आप जब थोड़ा सा जाएंगे जी 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 जी। कंजेस्टेड एरिया में, वहां पे ये और बढ़ जाएगा। और तो अब इसको इसके बाद जो है ना, आप लगा रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल, जो जितनी सेटलमेंट होती है वो कराची में होती है। जब कोई आदमी मुल्क के किसी हिस्से से मूव करता है, या वो बॉर्डर क्रॉस करता है, चाहे वो अफगानी हो, तो कोई वो पेशावर में नहीं रुकते, वो सीधा कराची आता लाहौर भी नहीं रुकते, इस्लामाबाद भी नहीं रुकते, कराची आके रुकते। है। और एक नंबर है कि हर हफ्ते 15 दिन में कराची के अंदर नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हम्म। हैं। मुझे लग रहा है कि ये नंबर जो है ना, शुड बी बिटवीन 20 and 25 मिलियन। right, right. और मतलब और मेरे ख्याल में अगर सेंसस में इन्वॉल्व कर दिया जाए तो हम आपको घरों तक ले जा सकते हैं एड्रेस के साथ, क्योंकि हर महीने मीटर रीडिंग भी होती है, Awesome. और उसके बाद उनकी डिस्कनेक्शन भी होती है, बिल डिलीवरी हो रही होती है। तो यस, आवर पीपल हैव एक्सेस टू ऑल द एरियाज। और अगर फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड आई कैन ओनली से कि यस, इट शुड बी बिटवीन, इट विल नॉट बी 20, शायद 25 भी नहीं होगा। पर अगेन मुझे ऐसा नहीं है उस पर वो आप किसी की सपोर्ट में बात की, लेकिन मेरे ख्याल में इट कैन नॉट बी 20, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 20। और जो कहता है 30 मिलियन, तो फिर वो भी बढ़ा देते हैं। वाह। सर, जब आपने कहा कि आपके लोग जो है वो हर महीने मीटर रीडिंग के लिए दरवाजों पे जाते हैं, अभी हाल ही में हमारे पास एक बहुत ही दिल खराश वाकया हुआ जो कि एक शॉर्ट सर्किट का नतीजा था, जहाँ तक अभी इब्तदाई तहकीकात हैं, या भले यूं कह रहे शॉर्ट सर्किट्स की वजह से हम हर थोड़े अरसे में कोई ना कोई एक आग बढ़ती देखते हैं। तो सर क्या वो टीम जो है वो ये इंस्पेक्ट नहीं कर सकती कि कोई इस तरह का ब्लंडर होने ना जा रहा हो? देखिए हम ना, जो देखिए इलेक्ट्रिक जो है ना, वो बिजली डिलीवर करता है मीटर में। मीटर के आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो होती है इंडिविजुअल की, और उसके ऊपर के इलेक्ट्रिक को एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, क्योंकि एक तो ये जिम्मेदारी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब जिम्मेदारी आप लेंगे तो फिर आपको जाके वो सारा अंदर का निजाम चेक करना पड़ेगा। सर तो ये वहाँ से हम लॉसेज केपेबल भी तो पकड़ सकते हैं। ठीक है, लॉसेस तो हम इस तरह पकड़ते हैं ना कि, क्योंकि इस तरह पकड़ते हैं ना कि कई ने बिजली सप्लाई कर दी एक फीडर के ऊपर 100 यूनिट, और उसके बाद जो नीचे बिलिंग हुई वो 80 की हुई, तो इसका अंदर 20 लॉस हो गए। अब आप इस 20 को ढूंढने के लिए घरों में नहीं जा सकते। आप ये जरूर देख सकते हैं कि इस इलाके में किस किस जगह पे कुंडे लगे हुए हैं, या अगर कुंडों की तादाद ज्यादा है और आपने उनको डिस्कनेक्ट करना है, तो ये भी पता कर सकते हैं। अगर आपको कुंडे नजर नहीं आ रहे, तो फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि यार ये कोई मैकेनाइज चोरी है। जी जी। अच्छा, क्योंकि हमने पीएमटीज के भी मीटर लगा दिए थे, बहुत मुंह पड़ा था, उस वक्त हम पीएमटी के लॉसेस भी चेक कर सकते हैं। तो अब ये समझे कि अगर पहले आप 10,000 फुट की बुलंदी से देखते थे, तो अब आप शायद 2,000 फुट की बुलंदी, तो आपको वो पता लग जाता है। लेकिन घरों के अंदर की जिम्मेदारी लेना इज वे बियॉन्ड व्हाट के कैन डू। एक तो लोग बहुत चाहिए होंगे, फिर वो बहुत रिस्क है, क्योंकि आप हर वक्त घर के अंदर नहीं जा सकते। तो घर के अंदर की जिम्मेदारी, आप भी आज बिल्डिंग बनाएंगे ना, और आप कहीं से कहेंगे कि इस पे कनेक्शन कौन, हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है ना, उससे आप इंस्पेक्ट कराइए, और हमें ना उसकी रिपोर्ट ला के देते हैं कि जी अंदर का निजाम मैंने चेक कर दिया, तो हम आपको एनर्जाइज करता था। इसलिए अब वेरी पीरियडिकली थोड़ा सा चेक होता रहेगा, 6 मंथ्स 12 हम मंथ्स। नहीं कर सकते हैं। एक फिर जो है ना, जिम्मेदारी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि वो आपके, इसलिए कि देखिए हम ना हम रेगुलेटर है, ठीक है, ना हम इंस्पेक्टर है। ये काम हम के इलेक्ट्रिक कभी भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि फिर आपको ये मैन पावर बढ़ाना। मैन पावर डिफरेंट है, फिर क्या उसकी कॉस्ट, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कई को जाकर के इंस्पेक्ट करना है, तो क्या वो जो लोग हैं उसकी इंस्पेक्शन की कॉस्ट लोग पे करेंगे? सही। तो ये एक अलग से काम। अच्छा, फिर चूंकि ये एक
कल को जैसे आपने कहा आग लग गई, अब आग लग गई है ना तो ये एक रेपुटेशनल रिस्क है जी। कि क्या के इलेक्ट्रिक ने इंस्पेक्ट किया था, के इलेक्ट्रिक ने कल इंस्पेक्शन किया और आज आपने नीचे जो है ना कहा कि ये मैं आज जो है ना तार छोटे कर रहा हूँ और आपने जो मेन केबल है वो अगर उसके हैवी केबल निकाल के लगा तो अब हम हर वक्त कैसे खड़े रहेंगे वहाँ? के इलेक्ट्रिक लोग तो हर वक्त नहीं खड़े हो सकते। सर मगर कोई इसके बारे में मैकेनिज्म हो कि कोई आपने सोचा आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं यार ये मसला में कैसे, देखिए हमने ना क्योंकि सर तालीम नहीं है बहुत इनके सारे पास। हम लोग ना के इलेक्ट्रिक ना बहुत सारे काम किए और इसका एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम था जो रोशनीबाजी का था जिसमें कि हमने जो बच्चियां होती थी उनको हमने इन लोकेलिटीज से लिया जो आप समझ लियादी हो गया या लाइंस एरिया हो गया या शाह फैसल हो गया और हमने इनको ट्रेन किया सारी चीज़ों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों पे किस तरीके से सेफ्टी क्या होती है, कुंडा क्या क्या मसले हैं, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं और फिर ये बच्चियाँ जो है ना, ये उन इलाकों में लोगों के घरों में जाती थी और चूँकि ये ख़वातीन थी तो इनको ज़्यादा से लोग एक्सेस देते थे और जब इन्होंने जाके बताना शुरू किया ना कि ये डेंजरस है, तो उससे वहाँ पे ये हादसे कम हो गए। तो ये सब हमने ज़रूर किया है और हम चलिए कोई बात है, मैं दीदी हम ही कहता हूँ लेकिन ये इलेक्ट्रिक जो है, जो कमिटमेंट है सर जो माशाल्लाह। जो केस है वो लोगों को ये इंस्पेक्शन जो अगर आप कहेंगे ना कि आप हमारे घर का इंस्पेक्शन कर लें, तो वो सर्विस फ्री है। वो आएँगे देखेंगे आपको भी बता देंगे आपकी कंज़म्पशन इतनी है, आपकी अर्थिंग बता देंगे, आपको बहुत सारे काम करके दे देंगे, कोई चार्ज नहीं करते। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो जाए घर के कर कह जी हमसे इंस्पेक्शन करा लो। वो लोग नहीं करने देंगे काम। सर तो तो इसको एट द अगर एंड ऑफ द डे ये ज़िम्मेदारी जो है ना ये जैसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एसबीसीए जैसे है, तो ये वो इदारे हैं जिनको कि जिनकी जो क्या वो कहते हैं ना कि हुकूमत और तो ये वो काम है जो कि किसी इंडिविजुअल के लिए करना मुश्किल है। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहेगी कि यार आपको हम इंस्पेक्टर का लाइसेंस दे देंगे और आप हमें इसकी रिपोर्टिंग करें और आपको इतनी फीस मिलेगी, तो गवर्नमेंट ये काम किसी को सबलेट कर सकती है। अगर उसकी भी कोई रेगुलेशन होगी, लेकिन कहीं खुद से ये काम नहीं कर सकता। एक बहुत इट इज़ गोइंग टू बी मैसिव कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। अगर मुझसे कोई आई एम श्योर अभी वाले साहब भी यही कहेंगे, लेकिन अगर मैं भी उतर गया यार आप पैसे लेके ये काम कर रहे हो क्या है देखो पैसे मुझे मिलेंगे थोड़े से और कल को हादसा हो गया ना तो सारा ब्लेम मेरे पर आ जाएगा तो मुझे ये काम नहीं करना। हम्म, सर सर मैं समझता हूँ कि फिर सारी बात जो है वो हम एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि हम चीप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दें जिसकी वजह से ना बेचारे को चोरी करनी पड़े, कम स्केल वाला भी बिल पे कर दे ताकि उसको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी आप बिजली इसका तरीकेकार कोई बीच इलेक्ट्रिसिटी चीप जनरेट करते या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतना टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दे कि जब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोगों की पहुंच से दूर हो तो वो उस टैक्स के पैसे को यूज करे और वो सब्सिडी दे दे तो दोनों काम इस वक्त मुश्किल है। सर चीप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे अगर हम बात करें तो उसकी क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, फीजिबल ऑप्शंस? वही कह रहा हूँ कि एक तो पहली बात ये कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये नहीं हो सकता कि आप कल से चीप बिजली बनाना शुरू कर दें। पाकिस्तान में जो चीप रिसोर्सेज है ना वो प्रीडोमिनेंटली वैसे तो खैर 2 हैं लेकिन हमने माशाल्लाह से एज़ अ कंट्री हमने बहुत अच्छा काम किया है और ये जो एटॉमिक एनर्जी है तो वो भी चीप है। बट हाइड्रो और जो इंडिजिनस कोल है, तो हाइडल पे भी काम हो रहा है मगर ये सारे जो डैम्स हो गए या रन ऑफ द रिवर हाइडल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका बहुत लंबा टाइम होता है। गवर्नमेंट काम भी कर रही है, लेकिन वक़्त लगेगा। और ज जो कोल है वो अब हमने आई थिंक वी डिड अ मिस्टेक बाय नॉट डूइंग इट इनिशियली। सो अब जो है ना दुनिया के अंदर कोल के ऊपर बहुत मुश्किल हो गया है काम करना क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल्स हैं और सारे इस वक़्त फंडिंग की प्रॉब्लम्स हैं कोल के ऊपर। अ, और उसपे गवर्नमेंट को मेरे सामने ये देखना चाहिए कि वो किस तरीके से कोल टू गैस कर सकती है, ऑल्दो वो भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होती है बट चूँकि ये मुल्क जो है ना इसको अल्लाह करे क़यामत तक चलेगा इंशाल्लाह। हाँ तो हम इस विशिष्ट सर्कल के अंदर पता नहीं कब तक रहेंगे, कभी हमारे पास जनरेशन नहीं होगी एग्जैक्टली। और कभी हमारे पास एक्सेस जनरेशन हो जाएगी।
जब वो एक्सेस जनरेशन होगी और वो एलएनजी पे होगी या वो इम्पोर्टेड कोल पे होगी, तो फिर यू आर एक्सपोज्ड टू एक्सचेंज रिस्क, क्योंकि एलएनजी या कोल इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर, अल्लाह का शुक्र है कि 280 पे अभी है, और लोग ये कहते हैं कि रुपया ओवर वैल्यूड है अभी और डिवैल्यूएशन होनी चाहिए, एक सेपरेट डिबेट है। बट अगर फॉर एग्जांपल सिमिलर प्राइस ऑफ फ्यूल है बट रुपया डिवैल्यू हो जाता है, तो वो प्राइस बढ़ जाएगी। बस अगर आप इंडिजिनस में चल रहे हैं तो आपको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो आ सकता है, लेकिन आपको एक्सचेंज का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो और जैसे थर के अंदर है कि उसकी प्राइसेस जो है वो दे आर नॉट एग्जैक्टली इंक्रीजिंग, बल्कि जितनी जितनी आप वाइन को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी उतनी पर टन कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए, क्योंकि ये वाला काम है जो शायद इंडिविजुअल के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जाए, वो थर कोल को किसी तरीके से डेवलप कर ले और कोई ऐसा काम कर ले जो कि कंप्लाइंट भी हो विद इंटरनेशनल, जिसको कहे आप एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की, वहाँ पे या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या कोई ऐसी चीज हो। और मैं पॉजिटिव बात करता हूँ इस सेंस में, मुझे मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये सोच रहा होगा और इस पे हो सकता है कुछ ना कुछ काम जरूर होगा। अगर हुकूमतें कंटिन्यू करें ना, तो फिर ये चीजें क्रिस्टलाइज हो सकती हैं इन प्रोजेक्ट्स। हमारे आप ये देखिए ना कि हिस्टोरिकली मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका। शायद जो पहली गवर्नमेंट थी जिसने 5 साल पूरे किए थे वो 2008 से 2013 तक थी। उससे पहले तो 2008 तक तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं चलती थी। तो वो ये चीजें जो है ना, ये इस किस्म के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को कंसीव करा के डिलीवर कराने में ना बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि आप डेमोक्रेसी को इसके लिए भी स्टेबिलिटी का जरिया समझते हैं, इतने माइक्रो लेवल पे भी आके इम्पैक्ट्स होते हैं इससे। पॉलिसीज होती हैं ना, कोई आदमी काम शुरू करेगा, अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो फिर हम सबसे पहले तो जो काम हुआ है उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। सही है। तो Projects- जिनको काम करना होता है ना, वो projects- जो काम करना होता है वो भी सोचते हैं यार पता नहीं ये डिलीवर होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें इस पुल को, आई डोंट नो कि दुनिया कब खत्म होगी, 300 साल, 400 साल, 1000 साल, पता नहीं। लेकिन प्लानिंग जो है ना वो तो मतलब यकीनन शॉर्ट टर्म जरूर होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म क्राइसिस की वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ना अ, मैं समझता हूँ कि डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जरूर सोचना चाहिए देयर हैज टू बी सम मेथड इन द मैट्रिक्स। ये नहीं हो सकता कि आप बस कहें मैंने अभी 5-7 साल की चीजें देखनी है और उसके आगे ये नहीं देखनी। तो जब भी कोई काम करता है तो होता है ना कि आपका एक 30, 60, 90 डेज का प्लान होता है। तो 30 डेज में बिल्कुल कोई चीज होती है जो इमीडिएट चीज होती है, बट जो लॉन्ग टर्म है ना इसके ऊपर बहुत कंसिस्टेंटली काम होना चाहिए। चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, चाहे अल्लाह ना करे लेकिन हम किसी ऐसे निज़ाम में जाएँ, लेकिन इतनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बिल्कुल अनवेवर्ड अटेंशन हो और वो नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा हो और उस पे काम होना चाहिए, ताकि हम देखिए आज हम तकरीबन 24 करोड़ लोग हैं अगर मुल्क में, और आप यकीनन छोटे हैं, लेकिन 2026 में अगर 24 करोड़ है तो 1977-78 में मुझे एक इश्तिहार याद है कि आपने 1 रुपया बचाया और मुल्क का क्या फायदा पाया। अगर हर पाकिस्तानी 1 रुपया बचाए तो एक दिन में 7 करोड़ रुपए। इसका मतलब है दो 1977, 78, 79 में हमारी पॉपुलेशन थी 70 मिलियन। आज हम मतलब 77 इज 23 प्लस 26, तकरीबन 50 साल में हम मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गए। बिल्कुल सही। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आज से 50 साल का मतलब है 2075, चले लोगों के पास अवेयरनेस ज्यादा है और शायद पॉपुलेशन ग्रोथ इस तरह नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में ना मेरे ख्याल में 2060-8 में अगर बहुत कम लोग हुए ना तो भी 500-600 मिलियन तो होंगे। अगर 1 अरब नहीं हुए तो, जो कि पुराने ग्रोथ रेट के हिसाब से तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो अगर 600 मिलियन, 500 मिलियन लोग भी होंगे ना तो बिजली उस वक्त भी चाहिए होगी। अब हम आज इसकी अगर प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो हम ला महला बहुत खूब सर, बहुत खूब। वहां पहुंच जाएंगे कि जहां पे फिर हम वी विल बी प्लगिंग द होल्स कि आज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो गई है तो लोड शेडिंग कर दो। अच्छा आज
हमने जनरेशन तो लगा दी थी मगर ग्रोथ नहीं आई, तो अब लोगों को उस कैपेसिटी चार्ज को चार्ज कर दो तो बिजली महंगी कर देंगे। और हमारे पास रिजर्व मौजूद है, हमें ना कोई कुछ लोगों को किसी कमरे में बैठ के ना इसके ऊपर काम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये तो नहीं हो सकता ना कि दरख्त वही लगाएगा जो उसका फल खाएगा। तो किसी ना किसी को तो ये देखना है कि यार हमारे बच्चे भी तो जिंदा होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे भी तो जिंदा होंगे, मुल्क तो है ये आज की तारीख में जो 25 करोड़ लोग हैं, ये मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। तो आप हमको ना एक मतलब देयर हैज टू बी अ पॉलिसी फॉर मे बी 100 years। लोग बैठे हैं कमरों में, यार ये जो चाइना चाइना डिलीवर कर रही है, आज की चीजें डिलीवर नहीं कर रही है, आज से 40 50 60 साल पहले लोगों ने सोचा था। अच्छा, उसके अंदर तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन मतलब कोई ऐसी कोई चीज नजर आनी चाहिए कि हम ये कहें कि हाँ हमारा फेथ है कि हम अगले 300 400 साल तक ऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत खूब सर, जो प्रैक्टिकली मुझे आपकी बात समझ आ रही है ना, वो ये है कि कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें वो पार्टी भी हो जो जिसको पार्टी हम कहते नहीं मगर वो सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक टेबल पे आके बैठे और एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि जी फॉर 50 years है, और किसी भी तरीके से इस पॉलिसी के ऊपर जो है तो कंसेंसस पूरी पाउंड का होगा और वो इसको नहीं छुएगी। और इस तरह आज ये हुकूमत खत्म हो अगली आई इस इस प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन हो कि ये प्रोजेक्ट जो है ना ये होने ये ही हर होने हैं, सूरत पूरा कर दूं। क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी इज द राइट वर्ड। हम नेशनल सिक्योरिटी से फौरन जो है वो फौज की तरफ चले आते हैं। सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इज फूड सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी, यस, ये आपकी इवन दिस मैं इज कहता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी। मैं आपको कहता हूँ कि आपका रोड नेटवर्क, ठीक है ना, आपकी जो कनेक्टिविटी है, ये सारी नेशनल सिक्योरिटी है। खाली आप अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर लेंगे, अगर नेशनल आप सिक्योरिटी बॉर्डर से को वही प्रोटेक्ट आता है किया, ध्यान में। बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया और अंदरूनी तौर पे आप लोगों को नई चीजें दे पा रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता अंदर से प्रॉब्लम जो है ना वो उसको सेटल करना ज्यादा मुश्किल होता है। बॉर्डर पे तो यार आप बाहर से आ रही होती है ना, आप उसको बॉर्डर डिफेंस दे देते हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम कराची शहर के अंदर से आ रही है, हैदराबाद से आ रही है, सक्खर से आ रही है, सौतकाबाद से आ रही है, लाहौर से आ रही है, यू कैनॉट हैव एन आर्मी टू और पुलिस फोर्स और रेंजर्स टू। तो हमें इन सब चीजों को बहुत जरूरी देना चाहिए। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि पाकिस्तान विल कंटिन्यू ऑन ऑन द मैप टिल एंड ऑफ दिस, बट और मैं अभी भी समझता हूँ तो ये अगर हम एक ये जो बड़े प्रॉब्लम से शायद गुजर जाए, ये जो ओवरऑल स्टेबिलिटी वाली है जो भी इस वक्त नजर आता है कि शायद वी आर देयर एंड वी हैव डन द डिफिकल्ट पार्ट, प्रॉब्ली कम से कम हम चढ़ाई चढ़ चुके हैं और अब हमें अगर हमें मतलब इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी अगर हम फिर भी यानी कम से कम स्टीपनेस भी कम हो गई है तो शायद इंशाल्लाह लोग इस तरफ देखेंगे, क्योंकि अगर मैं ये बात सोच सकता हूँ तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले को लूंगा। आई एम श्योर जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में हैं, उनको भी ये कंसर्न्स होंगी और मुहिम पे वतन पाकिस्तानी लोग हैं। ऐसा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे आर्मी चीफ है या दूसरे लोग हैं, कोई खुदा ना खास्ता इनकी कोई पर्सन ये सब मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। आप किसी बात से ये डिसाइड ही कर सकते हैं कि इसका तरीका ये होना चाहिए, लेकिन इंटेंशन तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंटेंशन इज टू फिक्स द कंट्री एंड यू हैव अ स्टेबल एंड वायबल एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान। लोगों के पास पैसे होने चाहिए, पर कैपिटा इंक्रीज हो, लोग अच्छी तरह रहें, लोग अच्छी सड़कों पे रहें, अच्छी सिक्योरिटी में रहें, अच्छी जिंदगी गुजारें। ब्यूटीफुल सर, जब आप ये बात करते हैं तो हम भले हम थर्ड कोल की बात कर लें, वो रिजर्व है। हमने सीएनजी रिजर्व डिप्लीट कर दिया, रिजर्व इज टू एंड। सर, रिन्यूएबल एनर्जी पर कितना काम हो सकता है, काम क्यों नहीं हो रहा, और क्या रिन्यूएबल एनर्जी सफिशिएंट है कि हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को फुलफिल कर दे? ये बाय रिन्यूएबल आई मीन एयर, वाटर एंड सन, सोलर। तो देखिए कि दुनिया में कोई भी मुल्क है ना वो सिर्फ रिन्यूएबल पे नहीं चल सकता। ये एक बिक्स होता है जिसमें ये कितना रिन्यूएबल है, राइट कितना आपके पास बेस लोड है, राइट। और उसके बाद आप ये ड्राइव करते हैं कि मुल्क को कैसे चलाना है। अगर फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तान की डिमांड अगर 15,000 मेगावाट है, तो क्या आप 15,000 मेगावाट सोलर लगा सकते हैं? नहीं सर, मैं इस पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, लेकिन मैं बहुत छोटे दिमाग का आदमी हूँ सर। जब मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ मैं बहुत लैंड फजूल देखता हूँ, क्या उसको कंज्यूम नहीं कर सकता? मैंने कहते लगा दिया 15,000 मेगा, ठीक है। आपके कहने पे अब 15,000 मेगावाट चल रहा है 15,000 सोलर पे। 15,000 सोलर जो है ना वो 15,000 की डिमांड को सिर्फ 1.5 2 घंटे मीट कर सकता है, ठीक है, उसमें से 12 बजे से लेकर के ओके। और 2 बजे तक। अच्छा चले आपने
बड़ी अच्छी बात है, विंड भी लगा देते हैं। एक तो विंड हर जगह नहीं लग सकती, जी, जी, कॉरिडोर सोलर हर जगह लग सकता है, जी, जी, विंड विंड कॉरिडोर में लगेगा। जी, जी। चले 15,000 को हमने बड़ा अच्छा ऑगमेंट भी कर दिया कि विंड और सोलर का कॉम्बिनेशन लगा दिया, और 15,000 का मुल्क चल रहा है, 15,000 सोलर और विंड पे। बादल आ गए, बहुत खूब, बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। हवा हवा बंद है, बंद हो गई। बहुत खूब। अब आप अरीफ साहब को गवर्नमेंट क्या कहेगी, अरीफ साहब आई एम सो सॉरी, वो बादल आ गए तो इसलिए जो है ना वो अभी विंड बंद हो गई है, तो इसलिए हम जो है ना वो बिजली आपको को नहीं दे बिजली सकते। नहीं दे सकते। तो बहुत खूब, आप बेहतरीन। इसके रिप्लेसमेंट क्या है, क्या आप कहेंगे अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सोलर का प्लांट, या बादल आ गए तो सोलर भी बंद हो गया या कम हो गया है, और हवा भी बंद हो गई है, तो मैं ना कोल का प्लांट चला देता हूँ। और कोल का प्लांट ऐसे नहीं चलता। सोचना कोल रहना का चाहिए। कोल कोल का प्लांट चलाने के लिए आपको जाके बॉयलर को गर्म करना पड़ेगा, लोग स्टार्टअप करेंगे, कोल जलेगा, स्टीम बनेगी, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली बिजली बनना शुरू होगी। तो या गैस टरबाइन होगी, तो एक तो गैस अवेलेबल होगी, गैस टरबाइन कंपैरेटिवली फिर भी जल्दी आ जाती है। हम्म। तो मुल्क इस तरह नहीं चल सकता कि आप 100% रिन्यूएबल पे चले जाएं, और उसके बाद जब वो रिन्यूएबल कम हो तो आप फौरन उसको रिप्लेस कर दें बाय बेस लोड। तो एक कॉम्बिनेशन होता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन को आप करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि 30% तक रिन्यूएबल हो सकता है। और पाकिस्तान में जो रूफटॉप सोलर्स हैं और जो बाकी चीजें हुई हैं, उसके ऊपर हम काफी हद तक सोलराइजेशन कर चुके हैं। मुल्क के अंदर एक जनरेशन प्लान है जो कि अभी भी उन्होंने रिसेंटली भी बनाया है, जो कहलाता है कि इंटीग्रेटेड जनरेशन एक्सपेंशन प्लान, IGCA। जी होता है उसके अंदर, और ये प्लानिंग होती है कि कितना सोलर ला सकते हैं। सवाल ये नहीं पैदा होता कि सब आपको चीप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या चीप टैरिफ चाहिए। टैरिफ चीप होना चाहिए। अगर आपने इसमें कि मैं बस 9 रुपए की बिजली सिस्टम में लिया हूं, बहुत चीप है, तो क्या टैरिफ 9 रुपए हो जाएगा? नहीं। 9 रुपए की बिजली लाए और एक ऐसे प्लांट को बंद कर दिया जो बेस लोड है, अब उसको चलाने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो वो टैरिफ को बढ़ा देगा। तो ये ना एक आम फहम बात तो ये है कि सारी बिजली सोलर से बन सकती है, ऐसा नहीं है। और इस पे बड़ी प्लानिंग होती है। और यहाँ पे आ, जब यूक्रेन और ये युद्ध शुरू हुआ था, और आ, उस वक्त यूरोप में प्रॉब्लम हुई थी, तो पुतिन ने एक बात कही थी, उसे कहा कि प्रॉब्ली द माइग्रेशन टू रिन्यूएबल वाज टू फास्ट, और अब आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। आई सी, आई सी। होता क्या है, फिर आपके जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स होते हैं लोग उस पर इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, क्योंकि अजीब साहब के घर पे सोलर लगा हुआ है, वो साल में कभी कभी बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो यार ट्रांसमिशन लाइन को ऑक्यूपेट ही मत करो। यूएस तक नहीं, ह्यूस्टन के अंदर भी ये हुआ कि आपने वहां पे ट्रांसमिशन लाइन में इन्वेस्ट नहीं किया, तो जब एक्सट्रीम वेदर आया था तो वहां पे बिजली चली गई थी। तो अब आप इन्वेस्ट करें मगर सामने यूटिलाइजेशन नहीं, तो इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को किसी ने पे करना है। राइट। वो इट्स नॉट अ डोनेशन, इट्स नॉट अ चैरिटी, समवन हैज टू पे फॉर इट। मैं प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ, मुझे अगर उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल रहा तो मैं क्यों करूंगा? आप तो सामने बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो मैं किसी को बिल ही नहीं कर पा रहा, तो मैं फ्यूचर के लिए खाली इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाऊँ। तो देयर आर मेनी मूविंग पार्ट्स इन पावर जनरेशन। मैं ये कहता हूँ आप ये स्विच खोलते हैं और लाइट आ जाती है ना, ये लगता है बड़ा आसान काम, ये बड़ी एक्टिविटी होती है और बड़ी प्लानिंग होती है। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि रेस्ट एश्योर्ड के आई एम टेलिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो कि आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। एग्जीक्यूशन को अच्छा होना चाहिए। प्लान तो हम बैठ के यहाँ बहुत सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन में जाते हैं ना तो हमें मसले होते हैं। सो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वी विल हैव द राइट मिक्स ऑफ renewable plus base load so that the country can operate with the power need। पावर नीड का मतलब ये है कि आपने सोलर तो लगा लिया मगर आपको बिजली की जरूरत है। सो जो प्लानर है ना उसे पता होना चाहिए भाई हवा भी बंद हो सकती है, पानी इस वक्त अब पानी 2 हफ्ते पहले तक आपके पास हाइडल जनरेशन बंद हो गई थी,
बिल्कुल। बंद तो खैर नहीं हुई थी और कम हो गई थी। एक इसलिए पार्टिकुलर फ्लो चाहिए होता होगा ना? नहीं, फ्लो तो चाहिए, पानी मौजूद है, हुँ, लेकिन प्रेशर। आपके पास क्रॉप को पानी की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत है 2 हफ्ते के बाद। गॉट यू। अब आप क्या खाली बिजली बनाने के लिए पानी छोड़ सकते हैं? नो। हुँ, क्योंकि अगर आपने आज पानी छोड़ दिया, बिजली तो बन जाएगी, मगर वो पानी जब कनाल्स में जाएगा तो वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। गॉट यू, क्रॉप तो अगर क्या क्रॉप को खराब कर दे जस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टर्मिनेट द लोड शेडिंग। So ओके। there are बहुत many ब्यूटीफुल। many different parts in it. हुँ, So आप बर्फ नहीं पिघली, हुँ, पानी नहीं आएगा। बारिश से ज्यादा हुई तो डाउनस्ट्रीम में पानी है। तो डाउनस्ट्रीम में पानी है तो मैं पीछे से पानी कैसे छोड़ दूं यार? गॉट यू। क्या मैं सैलाब लिया हूँ बिजली बनाने के लिए? बहुत खूब, बहुत खूब। सो बहुत खूब, बहुत खूब। वो कहते हैं ना, शायर कहता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, हुँ, हुँ। यूं कोई बेवफा नहीं। बहुत खूब। सो यू आर सैटिस्फाइड कि हम किस तरीके से एक मिक्स बनाया मेरे न्यू ईयर? पाकिस्तान का जो जनरेशन मिक्स है, मैं अरीब साहब आपको बहुत दावे से कहना हूँ, इट इज प्रॉब्ली इफ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वंडरफुल। जब हम ये बात करते हैं ना कि आपकी सोलर, विंड, कोल, गैस, हाइडल, न्यूक्लियर, आपको बता रहा हूँ हमारी, अगर अच्छा, बिजली की कॉस्ट दो तरह होती है, एक होती है एनर्जी प्राइस, एक होती है कैपेसिटी प्राइस। हमारा जो एनर्जी कॉस्ट है ना, इट इज बेटर देन इंडिया। ब्यूटीफुल। या आप जाके देखिए कि हमारी ईपीपी कितनी है और इंडिया की कितनी है, या चीपर है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। हुँ, वो कैपेसिटी जो है ना, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, और उसकी कॉस्ट जो है ना, वो हमें जा इनएडवर्टेंटली लोगों से रिकवर करनी पड़ती है, तो इसलिए हम महंगे हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास टैक्स कलेक्शन का निजाम हो और गवर्नमेंट उसको फंड कर सके तो भी अच्छा है, डिमांड बढ़ जाए तो भी अच्छा है। तो और मैं इसको ना, यस वी आर इन अ फिक्स राइट नाउ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप हाईवे कब बनाएंगे? जब ट्रैफिक जैम हो जाएगा तब बनाएंगे, हुँ, या और प्रोजेक्ट एंटिसिपेशन के अंदर बनाएंगे? यस, एक सिचुएशन है, बहुत सारा कोविड हो गया, ये हो गया, तो आपकी डिमांड ग्रो नहीं हुई, लेकिन आपके पास कैपेसिटी मौजूद है, आप आज बिजली बना सकते हैं कैसे? बिल्कुल, समझ रहा आप मसरूफ़ हैं, मेरे लास्ट सेगमेंट की तरफ चलूँगा, बस लास्ट 2 क्वेश्चन्स। सबसे पहला सवाल सर ये है कि पूरे शहर को शायद आपसे कोई शिकायत होंगी, मगर आपको शहर से क्या शिकायत है अपार्ट फ्रॉम नॉट पेइंग द बिल? कोई ऐसी बातें जो आप लोगों को कहना चाहते हो हमेशा से, कि यार ये तो समझो, ये बात तो समझो, देखिए, या आपकी शिकायत हो लोगों से? अ, देखिए, इन लोगों से मुझे शिकायत जो आपने कही है ना, बड़ी शिकायत तो वो ही है कि ना, वो हमारे बहुत ज़्यादा समझाने के बावजूद ये नहीं समझते कि बिल केई का आता ज़रूर है, हुँ, हुँ। मगर उसका रेट के नहीं, केई तय नहीं करती। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। वो रेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तय करती है। और जब एक दफ़ा हमारे दफ्तर के बाहर मुज़ाहरा हो रहा था बिजली के रेट इंक्रीज़ करने पे, तो मैंने उनको बुला के ये कहा था, मैंने कहा जिस कैबिनेट में ये बिजली के रेट इंक्रीज़ हुए थे, उसकी अप्रूवल हुई थी, हम तो नहीं थे वहाँ पे। ओह! तो वहाँ मुज़ाहरा करना चाहिए था। अब जब वो फैसला हो गया, हम तो वो एक फ़ेकन हैं, जो हुकूमत के फैसले को डिलीवर करते हैं। तो हमसे ये एक्सपेक्टेशन कि हम रेट कम कर देंगे, ये कैसी बात है? तो शायद जो है ना, ये वो वाली बात है कि जिस दिन आप ये बात समझ लेंगे ना, आप कई के खिलाफ मुज़ाहरा करना कम कर देंगे कि यार अच्छा, ये रेट तो इनका है ही नहीं, तो हम इनको क्या जाके टोने कि तुम्हारा बिल ज़्यादा आ रहा है। या दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक हम एज़ अ नेशन जो है ना, वो जब तक के लॉ एनफोर्समेंट नहीं होगी ना, हम आदत हम नहीं करना चाहते। तस्वीर खींचने में चलाना शुरू हुए ना, तो मैं एक दिन शाहबाद से आया, तो मैंने रात की कोई 2:30 बजे वाली फ्लाइट थी, एयर फ्लाई जिना की, जो कि 4 साढ़े 4 तक थी। मैं 5:30 5 सवा 5 बजे मैं शहबाज और हाफिज़ के सिग्नल पे खड़ा हुआ था, और गाड़ियाँ रुकी हुई थी। वाह! 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 मतलब आपको अब क्या हुआ कि आपको ये पता लग गया कि यार तस्वीर तस्वीर खींचेगी खींचे। ना तो चालान आ जाएगा। ओह! तो आप रात को ना सुबह के 4-5 वहाँ पे, एक तो पहली बात, अच्छी बात, सिग्नल चल रहा था और सब खड़े हुए थे। हुँ, अ
ये जो है ना सिविक सेंस, हम्म, आप रॉन्ग साइड, आप डिफेंस की बात मैं करूंगा। अ, जब शादियां बहुत ज्यादा हो रही थी तो जब हम शेल के पंप से लेफ्ट पे टर्न करके वो जाते हैं आगे की ट्रक की साइड पे, तो उस पर ट्रैफिक जैम होता है ना, तो लोग दूसरी साइड समझो वो उसको भी जैम कर। या, सर इसमें डे लाइट सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत है बट सर ये तो हमारी कौम ये क्यों नहीं समझती कि दीनी एतबार से है, सेहत के एतबार से, सो पूरी दुनिया सुबह 4 बजे उठती है सर। आपने कहा ना कराची शहर से शिकायत, क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद में शादी अटेंड करें, 10 बजे घर आया था वापस। 10 बजे आप घर पे होते हैं। यहाँ पे अगर आप 10 बजे पहुंचे तो आपको लगता है अभी मैं पहला हूँ। अब ये कराची शहर की एक आदत है। तो और ये चाहे आप ट्रेडर्स को ले लें, मतलब दुकान नहीं खोलनी, 3 बजे से पहले कुछ नहीं सुनता। तो सुबह का आपको ये, तो ये बिल्कुल ये शिकायतें हैं। ये यार आप शिकायतें करते रहे, लोगों ने कोई सुबह नहीं उठना मतलब, और वो ऐसी बात नहीं है, वो सब बहुत से लोग तो नमाज पढ़ के सोते हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो देर तक सोते रहते हैं इसलिए कि वो कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो रात को पार्टी करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो सोते हैं, तो वो उठेंगे 12 साढ़े 12 बजे, उसके बाद भी वो नमाज पढ़ते हैं, फिर वो जाते हैं। हाँ भाई क्या काम है। ये एक एटीट्यूड है, और अगेन मैं समझता हूँ कि लॉलेसनेस कराची में अ, शायद उसका गवर्नमेंट का भी एक रोल है कि अगर जब लोग कराची में आते हैं और उनको रोका जाए, उनसे सवाल किया जाए, भाई कहाँ आ रहे हो, किधर हो, आगे कहाँ ठहरे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ना आते थे, मगर उनको अगर रेगुलेशन सेटलमेंट होनी चाहिए। सेटलमेंट के तहत कहीं बिठाया जाए। अ, आप एक इलाका है वहां पे कहीं का नेटवर्क नहीं है, क्योंकि लोग आकर के उतर रहना शुरू हो गए। अब हम सोचते थे इसको एनर्जाइज कर देते हैं, अब लोग रह रहे हैं बाहर, बिजली की तो नहीं है। जैसे ही आपने इसको एनर्जाइज किया, उसके आगे सेटलमेंट शुरू हो जाती है। तो फिर यही सोच रहे हैं, यार मत करो, क्योंकि इसको बर्दाश्त करो, इसको करोगे तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो लोग भी ये कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम इंसान, कुछ सानू मरंदा शौक इसी। तो बस कुछ ऐसे ही मामला है कि लोग भी जालिम है और हम में भी कुछ ज्यादा वो। वाह, सो बहुत खूब। सर क्या कराची की डायमेंशन आज तक आप लोग लोकेट कर सके, कहाँ तक है ये शहर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह हमें पता है कि इलेक्ट्रिक ने पूरी मैपिंग की हुई है, कस्टमर्स का जो लोकेशन है वो मैप्ड है। हमारे जो है ना केबल्स की मैपिंग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काफी काम हुआ है। हमें पता है कि इब्राहिम हैजी में क्या हो रहा है, हमें पता है उथल विंदर बेला में क्या हो रहा है। वो भी कराची है? कराची नहीं है वो, लेकिन केई का जो डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है ओके ना, ओके। वो उथल विंदर बेला तक जाता है। तो मैं सोचा जहाँ सो रही तरह उसको भी अब कराची कर दिया। नहीं नहीं, उथल विंदर बेला है बलूचिस्तान, बट केई की सप्लाई वहां जाती है। और हो नहीं सकता ना, मतलब अगर आप सोचें कि बलूचिस्तान में वो है और उसको हम कहें ये कोयटा से सप्लाई होगा, तो कोयटा से तो 600-700 किलोमीटर दूर है, तो कहाँ से लाएंगे आएंगे। जी। तो जो ये जो सारी इंडस्ट्री है जो बलूचिस्तानी है, 95% इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक बिजली देते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, यू आर अ प्राइड फॉर द बॉयज ऑफ कराची, माशाल्लाह आप एक कराचीआइट हैं, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप जो है वो आपकी पढ़ाई भी यहीं रही, और आप तो 1 in a million पहुंचे। सब कुछ कराची के लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए जो उन्हीं इदारों में आज पढ़ते जिनमें आप पढ़े थे, समथिंग फॉर देम सो दैट दे कैन आल्सो शाइन लाइक यू। देखिए जिस चीज को मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हार्ड वर्क अल्लाह ताला जो है ना वो अनरिवॉर्डेड नहीं छोड़ते। ब्यूटीफुल। ठीक है? और सबसे आसान काम पढ़ना है। ब्यूटीफुल। तो पढ़ने पे जब आप फोकस करेंगे ना तो आपकी अ, मतलब मैं इस तरह से कहता हूँ, मैं जो मेरे लाइफ आते फैमिली के अंदर भी बच्चे हैं उनको मैं कहता हूँ, मैं कहता, देखो एक टेबल पे बैठ के 4 5 10 12 15 किताबें पढ़ना ये आसान है, या सड़क के ऊपर पत्थर तोड़ना। तो फोकस जो है ना वो अगर आप अपने जो एबिलिटी टू डू थिंग्स है फिजिकल बजाय मेंटल को ग्रो कर लेंगे ना, तो देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू आस्क राइट क्वेश्चंस, टू वे ऑप्शंस अमंग्स द ऑप्शंस के, यार ये बात ठीक है, टू से वो वाली बात जो कि कंपेनिंग हो, दैट कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप खुदा ना खास्ता आखिर में जाकर के, वैसे जरूरत सबकी है,
तो या तो आप कोई ऐसा काम करेंगे जो कि अ, आपके ख्याल से शॉर्टकट होगा, मगर सक्सेस के लिए ना शॉर्टकट हो भी सकता है, हुँ, पर वो फिर आटे में नमक के बराबर हो। अगर जनरली देखा जाए, तो शॉर्टकट जो है ना वो आपको कहीं और ले जाता ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। है। क्योंकि उसमें फिर गलत काम भी हो सकते हैं, उसमें तुक्के भी हो सकते हैं। उसमें जब आपने आज तुक्का लगाया और आपने मिसाल के तौर पे कोई शेयर खरीद लिया और आपको बहुत फ़ायदा हो गया और आप करोड़पति बन गए। अब आपकी एक इंस्टिंक्ट है, यार मैं ये काम कर सकता हूँ। जी। अब आप इस रिस्क के साथ ज़िंदा रहेंगे कि मैं कोई दूसरा शेयर खरीदूँगा जो गिर जाए। हुँ, आपने कोई गलत काम नहीं किया। तो ये अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये काम करना है और ना इसको कहते हैं, इसमें आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। हुँ, आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या डायनामिक्स हैं जिसकी बेसिस पे कोई इंडस्ट्री चलेगी। वो क्या डायन इस कंपनी की क्या डायना इसका डेट इक्विटी कैसा है, इसका मार्केट शेयर कितना है, तो पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, फिर आपकी ग्रोथ स्टडी। तुक्के वाली नहीं हो सकती, फिर आपकी स्टेडी ग्रोथ होगी। उसमें फिर नुकसान हो सकता है, अब उसमें नुकसान भी कम होगा और फ़ायदा भी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अब अगर आप जल्दी करने के लिए स्मगलिंग शुरू कर देंगे तो फ़ायदा बिल्कुल हो सकता है, कोई 2-4 लॉन्चें भी आप मंगा लेंगे, किसी तरीके बट अब क्या है कि खुदा ना खास्ता पकड़े जा सकते हैं। हुँ, तो फिर हम दुनिया के किसी भी रिलिजन से बिलॉन्ग करते हैं, धोखाधड़ी तो कहीं भी भी अलाउ है। ब्यूटीफुल। आप चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, अगर कोई नो रिलिजन का भी आदमी है ना, तो उसमें भी ये नहीं हो सकता कि इंसान को धोखा देके पैसे बना लोगे या टैक्स चोरी करके पैसे बना लोगे, तो ये ठीक है। तो अ, और दूसरी बात ये है कि जो रिलीजियस वाली बात ये ना, उसपे ये है कि यार आप ज़रूर ये देखें, लेकिन आप ना अ, जिस मुल्क में रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, आपको ना उसके कानून को फ़ॉलो करना है। कोई मुल्क आपको ये नहीं कहता कि आप नमाज़ नहीं पढ़ें या आप चर्च नहीं जाएँ या आप मंदिर नहीं जाएँ, वो आपका है, आप चाहें ज़रूर जाएँ। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी इनकम हुई है, तो आपको अमेरिका में भी टैक्स देना है, आपको पाकिस्तान में भी टैक्स देना है। तो हम ऐसा कौम शायद टैक्स ना देने को भी जायज़ समझते हैं, जो मेरे हिसाब से गलत बात है। सो मेरा मशवरा यही होगा लोगों को कि एक तो ना तालीम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और अगर देखा जाए तो यकीन करें आप कि किसी मतलब मैंने कितना पढ़ा? मैंने 19 साल तक पढ़ा और उसके बाद मैंने सीए करना शुरू कर दिया। तो सीए में भी थोड़ा ज़ाहिर बात है पढ़ा। तो अच्छा, वो जब चूज़ किया तो पता था कि पढ़ना है। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग की किताब हो, चाहे वो अकाउंटिंग की किताब हो, चाहे वो टैक्स की किताब हो, चाहे वो ऑडिट की किताब हो, मर्केंटाइल लॉ की किताब हो, या को एक टेबल पे रहती थी सारी किताब। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक गए यहाँ पे अब ये 2000 किताबें नहीं, 12-15 किताबें नहीं होंगी। सो अगर आपको अ, देखना है ना कि कितनी मैं मेहनत करूँगा तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, तो शायद पढ़ाई करके मेहनत करने का इन टर्म्स ऑफ रिज़ल्ट वुड बी द ईज़ीएस्ट मेहनत एज़ कम्पेयर्ड टू कि आप भाग-दौड़ कर रहे हैं, सड़कों पे पत्थर तोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के जाके कोई और काम कर रहे हैं। तो ये हमारे शायद लोगों को अभी भी पढ़ना मुश्किल लगता है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि दुआ भी ये करनी चाहिए कि we should do something which change our status onto a better standard of living. तो अगर आपके अंदर ये तहरीक नहीं है कि यार मुझे अपने लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी बेगम बच्चों के लिए निज़ाम को अच्छा करना है, तो फिर जो ग्रोथ है ना वो फिर रुक जाएगी। तो बस ये वाली बातें हैं यार, बाकी तो सारी फिर वो ऑर्थोडॉक्स बातें होती हैं। मैं हूँ ज़रा ऑपरेशनल आदमी। ब्यूटीफुल, तो मैं अपने भांजे-भतीजों को भी ये कहता, मैं कहता है, "ये डंडे बजाते रहते हो ना, यहाँ से में नुकसान होगा।" और दूसरी और बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट, प्लीज़, प्लीज़। जब कोई आदमी मेहनत करता है ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है। ब्यूटीफुल, ऐसे। मैंने पढ़ा, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं केई का सीईओ बना, मुझे
मैंने ट्रैवल किया, मुल्क देखे, जहाँ मुझे के इलेक्ट्रिक ने गाड़ी दी, जहाँ मुझे पैसे मिले तो मैंने जाके फ़ोन खरीदा। इसका फ़ायदा मेरी अम्मा को तो इससे ये हुआ ना कि वो घर में है अल्हम्दुलिल्लाह, खुश। हम उनके साथ रहते हैं, वी टेक केयर ऑफ हर, अच्छा उनका एक निज़ाम है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ यार? जी। सबसे ज़्यादा एन्जॉय कौन करता है? हुँ, मतलब कोई और नहीं कर सकता आपके अलावा। आप हुँ, खुद करेंगे तो आपकी मेहनत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। आपके बच्चों को भी उससे कम होगा, आपकी वाइफ़ को भी, आपके बहन-भाइयों को भी, आपके वालिदैन को। वो आपको सिर्फ़ देख के खुश हो रहे होंगे और यकीनन उनको फ़ायदा हो रहा होगा, उनको पैसे होंगे, वो भी घूम रहे होंगे, उनके पास भी गाड़ी होगी, वो भी शॉपिंग कर रहे होंगे। बट यू एन्जॉय द मोस्ट ऑफ व्हाट यू डू। सर थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।